दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें अगर आप सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही कोई क्वेश्चन गलत होगा। और जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं वो संपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। यह ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को बहुत कम समय में याद कर लोगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं और वो जो आपको थ्योरी वाइज किताब में रखे हुए हैं, तो जैसे एक प्रश्न ये बनता है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो दोस्तों इसी प्रकार से और इससे बाद में जो है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो मैंने जो रखा है इसी सीरीज में सभी क्वेश्चंस को रखा है। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये कैसा निकाय है? तो ये है गैर संवैधानिक यानी सांविधिक निकाय, जिसे हम विधिक निकाय भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग द्वारा मानव अधिकार की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र का वह संघ दोस्तों यूएनओ के जो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है और इसके एक संघ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकार की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकार जिनका उद्भव राज्य द्वारा नहीं होता है अपितु राज्य इसकी रक्षा करता है, तो वह क्या होते हैं? वो होते हैं दोस्तों मानवाधिकार। दोस्तों मैंने जो ये क्वेश्चन आपको एक ही जैसे मानवाधिकार के 3-4 क्वेश्चन आ गए, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपकी जो एक हेडिंग है तो वो एक साथ ली है मैंने, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मानव व्यक्तित्व के नैसर्गिक विकास, नैतिक एवं आत्मोन्नति में सहायक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानवाधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत भारत के किस नाम को मान्यता प्रदान की गई है? यानी संविधान सभा द्वारा भारत के किस नाम को अपनाया गया था? तो अपनाया गया था भारत अर्थात इंडिया को, यानी दोनों नाम को। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में हम राज्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, यह आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1943 को, 93 को। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? ये हमने पहले पढ़ा कि गैर संवैधानिक, सांविधिक या विधिक संस्था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है। संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो संघ की शासन व्यवस्था के बारे में जो प्रावधान किया गया है दोस्तों वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान भाग 5 के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संघ की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन सीरीज के बाद
हम पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को चैप्टर वाइज यानी क्रम से पढ़ेंगे। उसके लिए भी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन वीडियो को जो मैं मतलब आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देश में मानव अधिकारों का प्रहरी कौन है? तो देश में जो मानव अधिकारों का प्रहरी है वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। वे अधिकार जो संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित है। तो वह अधिकार है मानव अधिकार। वह वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता के विश्वास वे उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है क्या कहलाता है? तो वह वैधानिक दस्तावेज कहलाता है संविधान। मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों एम.वी. पायले का। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास हुआ था। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज क्या था? तो मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज अधिकार पत्र किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? यानी अधिकार पत्र जो मैग्ना कार्टा था उस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो सम्राट जॉन के द्वारा। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज अधिकार पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1215 में। राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में संविधान के किस भाग के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में किया गया है दोस्तों भाग 6 के अंतर्गत प्रावधान। और राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान भाग 6 के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। राज्यों का संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो राज्यों का संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 6 को कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय शासन प्रणाली का दोस्तों तीसरा आधार स्तंभ क्या है? तो वो है न्यायपालिका। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? तो भारत की शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारत में संघीय शासन प्रणाली है, यह आपको याद रखना है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो दोस्तों भारत की जो न्यायपालिका है वो है एकीकृत। अब इस एकीकृत का मतलब क्या है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, यह आपको याद रखना है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन किस आकृति का है? तो भारतीय न्यायपालिका का संगठन जो है वो शंकु की आकृति का है। केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? तो केसी नियोगी समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो भाग 8 में किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान। केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान भाग 8 में किया गया है, लेकिन दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो ये किया गया है 239 से 242 तक। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद किसका होता है?
तो संसदीय शासन प्रणाली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो है वो है प्रधानमंत्री का पद। संसदीय शासन प्रणाली में केवल नाम मात्र का पद किसका होता है? तो केवल नाम मात्र का पद होता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित है? तो वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां है वो प्रधानमंत्री में निहित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 152 होता है। और दोस्तों इस अनुच्छेद 152 के अंतर्गत जो है यानी राज्य शब्द के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 300 के सभी खंड अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या अन्य लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन अंतर्विष्ट है जम्मू कश्मीर को लागू होंगे। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राज्य का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री भारत में सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वह भाग जिसके अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है भाग 18। और भाग 18 के अंतर्गत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक। संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो वह भाग कौन सा है? तो भाग 1 जिसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में की गई है, लेकिन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की गई है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 1 के तहत। और दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। और यह बात जो कही थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का ढांचा कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है इसका ढांचा संघीय ढांचा है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन? राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अभिग्रहित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के क्षेत्र को दर्शाया गया है? तो वह अनुसूची है अनुसूची 1। विश्व में लोकतांत्रिक सरकार किन प्रकार में वर्गीकृत है? तो विश्व में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किन किन प्रकारों में वर्गीकृत है? तो संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। सही आंसर है दोनों। भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है? तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय सरकार है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो संसदीय सरकार है दोस्तों इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा नहीं है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है अध्यक्षात्मक सरकार में। और ये जो सरकार है अध्यक्षात्मक सरकार ये अमेरिका जैसे देश में है। तो किसे कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संसदीय सरकार को।
नेक्स्ट, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में संसदीय सरकार को, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था को गैर उत्तरदायी, गैर संसदात्मक या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अध्यक्षतात्मक सरकार को। नेक्स्ट है, अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका में अध्यक्षात्मक सरकार को अपनाया गया है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले जो किया गया था इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मैन ने किया था, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप किसने प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था अमेरिका और फ्रांस ने, यानी इन दोनों देशों ने। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन बाल गंगाधर तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक में तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसने कहा था? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। और इन्होंने ये बात कब कही थी? तो ये कही थी 1922 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग 1924 में किसने प्रस्तुत की थी? तो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग 1924 में प्रस्तुत की थी मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने कब की थी? तो 1924 में। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था एम एन राय के द्वारा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कब रखा गया था? तो ये जो एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, इन्होंने रखा था 1934 में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो ये रखा गया था एम एन राय के द्वारा, जो एक वामपंथी नेता थे। एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार कब रखा था? तो इन्होंने रखा था 1934 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास को भी जरूर अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।